क्या आपने कभी सोचा है अगर आप एक छोटे से शहर में फंस जाए जहाँ हर घर में कैमरे लगे हों और हर रास्ता बंद हो और हर मुस्कुराता चेहरा किसी छिपे हुए रहस्य का हिस्सा हो, जहाँ बाहर निकलने की कोशिश करना मौत को दावत देने के बराबर हो, तो क्या होगा। ये कहानी है ऐसे ही एक रहस्यमय टाउन की जिसका नाम है वेवर्ड पाइन, जहाँ असली, नकली, जिंदा और मरा हुआ आज और कल सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। जब एक एजेंट ईथन बर्ग अपने दो साथियों की तलाश में यहाँ पर आता है तो उसको लगता है कि ये बस एक मिशन है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये जगह किसी मिशन से नहीं बल्कि किसी काबूस यानी कि नाइटमेयर से कम नहीं है। हर कोने में कैमरे, हर इंसान की आंखों में डर और एक दीवार जिसके पार जाने की सजा है मौत। अब क्या ईथन इस टाउन की सच्चाई जान पाएगा या फिर वो भी बन जाएगा इस शहर के रहस्यमय खेल का एक हिस्सा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाली है वो कहानी जहां सच्चाई का हर कदम आपको और गहराई में खींच लेगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेवर्ड पाइन्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रहस्यमय जगह से जहां पर पेड़, हर दीवार और हर इंसान के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। ये वो जगह थी जहां से निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान को मौत की सजा दे दी जाती। एक ऐसी जगह जो खूबसूरत भी थी और डरावनी थी। ये साल था 2014 जब एक सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है ईथन बर्ग एक मिशन पर निकलता है। उसे अपने दो गायब साथियों को ढूंढना था, लेकिन रास्ते में हुआ एक भयानक एक्सीडेंट जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसको पता चलता है कि वो किसी घने जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ है। शरीर पर गहरे जख्म, कपड़े फटे हुए हैं और आसपास अजीब सी खामोशी है। धीरे धीरे वो संभलता है और पास में दिख रहे टाउन की तरफ बढ़ने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद मिल जाए। पर जैसे वो उस टाउन में पहुंचता है उसे एक अजीब सा एहसास होता है। टाउन के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी परग्रही को देख लिया हो। ईथन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो सीधा एक छोटे से कैफे में घुस जाता है जहाँ एक लड़की काम कर रही होती। ईथन उससे बातचीत करता है और पता चलता है कि वो जगह वेवर्ड पाइन्स नाम का एक टाउन है। नाम सुनते ही उसके दिमाग में कुछ अजीब सा बजने लगता, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी कमजोरी के चलते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं, तो वो खुद को एक अस्पताल के कमरे में पाता है। सामने एक औरत खड़ी थी, उसका नाम डॉक्टर पाम है। वो मुस्कुराकर बताती है कि उसकी कई हड्डियां टूट चुकी और उसे अभी आराम की जरूरत है। ईथन धीरे धीरे अपने हादसे को याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि वो अपने साथी के साथ किसी ट्रक से टक्कर हुई थी और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराकर वो डॉक्टर से पूछता है कि उसका साथी कहाँ पर है। डॉक्टर पाम बड़ी सहजता से जवाब देती है कि उसका साथी एक्सीडेंट में मौके पर ही मारा गया। ये सुनकर ईथन अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को कॉल करके सब कुछ बताना चाहता है। पाम उसको बताती है कि उसका फोन और आइडेंटिटी कार्ड पुलिस स्टेशन में और फिलहाल उसे वहीं से लेने होंगे। ईथन अनमने मन से सर हिलाता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसे अस्पताल में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो डॉक्टर पाम के अलावा कोई और डॉक्टर देखता ही नहीं है, ना कोई नर्स, ना कोई मरीज। पूरा अस्पताल खाली था। वो और देर नहीं लगाता और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। अस्पताल का कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अकेला छोड़ दिया हो। अब ईथन सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकलता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि गेट पर तो ताला लटका हुआ है। कोई नहीं था वहां पर, ना पुलिस ना कोई आवाज। अब तो उसको पक्का यकीन हो जाता है कि इस टाउन में कुछ अजीब चल रहा है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ उसे एक बार दिखाई देता है। अंदर मध्यम रोशनी, कुछ पुराने गाने और बारटेंडर बेवरली। ईथन उसे फोन मांगता है और अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल बार बार फेल हो जाती। बेवरली उसकी बेचैनी को देखकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर ईथन उसे बताता है कि वो एक एजेंट है, अपने दो साथियों को खोजने आया था, लेकिन हादसे के बाद उसकी हालत खराब हो गई। अब जैसे ही वो अपने साथियों के नाम लेता है, बेवरली का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर एक कागज पर कुछ लिखकर उसको देती है। उस कागज पर एक एड्रेस लिखा होता है और पीछे एक लाइन, वेवर्ड पाइन्स में झिंगूर नहीं है। ईथन उस लाइन को देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिलहाल उसे ज्यादा समझ नहीं आता। वो बार से बाहर निकलता है कि तभी उसे पास की झाड़ियों से झिंगुरों की आवाज सुनाई देती। वो रुक जाता है, आवाज की दिशा में बढ़ता है और जब झाड़ियां हटाता है तो उसके सामने एक छोटा स्पीकर दिखाई देता है और आवाज
उसी से आ रही थी। अब ईथन का शक यकीन में बदलने लगा था। ये टाउन जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो रात एक छोटे मॉडल में गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसे सुबह बाहर निकाल दिया जाता है। तब उसे याद आता है वो एड्रेस जो उसे बेवरली ने दिया था। वो वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन अंदर जो नजारा उसे दिखता है उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। अंदर एक पुराना लकड़ी का बेड था और उस पर बंधी हुई एक सड़ी हुई लाश। ईथन डरते डरते पास जाता है और जैसे ही चेहरे पर से कपड़ा हटाता है वो हैरान रह जाता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने साथी की थी। अब ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के शेरिफ को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ का रवैया बेहद अजीब था। वो आराम से आइसक्रीम खा रहा था जैसे किसी साधारण शिकायत की बात हो। ईथन की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो शिकायत दर्ज करता है, लेकिन उसके लहजे से साफ था कि वो कुछ छुपा रहा है। ईथन गुस्से में वहाँ से निकलता है और एक बार फिर से फोन करने की कोशिश करता है। इस बार वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करता है। उसका कॉल रिसीव होता है, लेकिन सामने वाला इंसान बहाने बनाकर उसका फोन काट देता है। अब ईथन को साफ साफ समझ आ गया था कि वो यहाँ पर अकेला है और ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो दोबारा बार में जाता है, लेकिन इस बार बेवरली वहाँ पर नहीं थी। जब उसने दूसरे बारटेंडर से उसके बारे में पूछा तो जवाब मिला कि इस नाम की कोई औरत यहाँ पर कभी काम नहीं किया करती। ईथन के होश उड़ जाते हैं। उसे गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर चिल्ला पड़ता है, लेकिन तभी उसे सर पर चोट लगती है और तभी फिर से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब एक बार फिर से जब उसको होश आता है तो वो फिर से उसी अस्पताल में था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एक साइकाइट्रिस्ट उसके सामने खड़ा था जो उसे समझा रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट बन गया है और वो भ्रम देख रहा है। ईथन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात सुने बिना उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दी। कुछ घंटों के बाद जब ईथन को थोड़ा होश आया तो वो देखता है कि उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा है और स्ट्रेचर खींचने वाली कोई और नहीं बल्कि वही बेवरली थी। वो उसको बचाने आई थी। अब ये दोनों किसी तरह उस अस्पताल से निकलकर एक खाली घर में पहुंच जाते। वहाँ बेवरली बताती है कि वो कई सालों से इस टाउन में फंसी हुई है। उसने 1999 में यहाँ पर कदम रखा था और तब से अब तक वो बाहर नहीं निकल सकी। ये सुनकर ईथन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब 2014 चल रहा है। तो ये संभव कैसे है कि वो आज भी वैसे ही दिखती है। बेवरली आगे बताती है कि इस टाउन में कुछ अजीब नियम है। कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करेगा और हर फोन कॉल को रिसीव करना अनिवार्य है। और जिसने भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की उसे सजा दी जाती है, मौत की सजा। ईथन अब डर और गुस्से के बीच झूल रहा था, लेकिन वो तय कर चुका था कि चाहे जो भी हो वो इस टाउन का सच पता लगा कर ही रहेगा। जिसके बाद बेवरली बताती है कि ईथन का साथी जिसकी लाश उसने देखी थी उसे शेरिफ नहीं मारा था, क्योंकि इस टाउन के कुछ डरावने और अजीब नियम थे। अब ईथन को एहसास हो गया था कि ये जगह सामान्य नहीं है बल्कि एक बंद जाल है जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है। लेकिन इंजेक्शन के असर से उसका सर घूमने लगा था और आखिरकार वो फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक खाली घर में होता है। बेवरली वहाँ से गायब थी। ईथन घबराता हुआ बाहर निकलता है और टाउन की सड़कों पर भटकने लगता है। अब वहाँ का माहौल पहले जैसे नहीं लग रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, संगीत बज रहा था और सामने एक बड़ी सी पार्टी चल रही थी। भीड़ में उसकी नजर एक चेहरे पर अटक जाती है। वो केट होती है, वही एजेंट जो उसके लापता साथियों में से एक थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब केट पहले से बहुत उम्र दराज लग रही थी, जैसे उसे यहाँ पर कई साल गुजर गए हों। ईथन वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान और दिल में बेचैनी होती है। वो सीधे जाकर उससे बात नहीं करता बल्कि पार्टी खत्म होने का इंतजार करता। और जैसे ही केट अपने साथी के साथ घर जाने लगती, ईथन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता उसके सामने कितने और राज खोलने वाला है और शायद कितनी और जाने लेने वाला है। अब ये कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। रास्ते भर ईथन के दिमाग में बस एक यही बात गूंज रही थी कि केट इतनी बदल कैसे गई। 1 महीना पहले तो वो वही औरत थी जिसके साथ उसका रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो भावनाओं
और अपराध बोध के बीच झूल रहा था। लेकिन अब वो किसी और इंसान जैसी लग रही थी। चेहरे पर वही नरमी थी, पर आंखों में कुछ ऐसा ठंडापन था जो पहले कभी नहीं दिखा। थोड़ी देर सोचने के बाद ईथन हिम्मत जुटाता है और केट के घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलते ही सामने आती है वही केट, पर जैसे ही उसकी नजर ईथन पर पड़ती है वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसने उसे कभी देखा ही ना हो। ईथन हैरान रह जाता है। माहौल में तनाव की लकीरें खिंच जाती है। केट मुस्कुराते हुए अपने पति को अंदर भेज देती और दरवाजा आधा बंद करके धीरे से कहती है, ईथन धीरे बोलो, यहाँ हर जगह कैमरे लगे। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो बताती है कि पूरे टाउन में 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। हर गली, हर घर, हर दुकान, सब जगह छिपे हुए कैमरे हैं और कोई भी हरकत तुरंत नोटिस हो जाती है। ईथन को यकीन नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे झटका तब लगता है जब केट बताती है कि वो पिछले 12 सालों से इसी टाउन में अटकी हुई है। ईथन तो सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वो तो बस 1 महीने पहले ही गायब हुई थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन केट अब और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए बस इतना कहती है, ईथन यहाँ बहुत सावधान रहना। जो चीजें दिखती है वो असलियत नहीं होती। और फिर वो दिखावे के लिए जोर से हंसती है ताकि कैमरे में सब कुछ नॉर्मल लगे। ईथन समझ गया था कि यहाँ पर सब कुछ बनावटी है, जैसे इस टाउन में हर इंसान कोई स्क्रिप्ट पर जी रहा हो। अब उसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस रहस्यमय टाउन से बाहर निकलना। वो पास ही में खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ता है, जिसे वो स्टार्ट करके टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, धूल उड़ रही है और उसके मन में बस एक ही उम्मीद बची है कि वो इस डरावने खेल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन कुछ घंटे बाद जब उसे फिर से वही वेलकम टू वेवर्ड पाइन्स का बोर्ड दिखाई देता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो चक्कर लगाकर वहीं लौट आया था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये टाउन कोई आम जगह नहीं है। वो गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर भागता है, शायद किसी छिपे रास्ते से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता है, पेड़ घने होते जाते हैं और सन्नाटा गहराता जाता है। आखिरकार जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचकर उसका सामना एक विशाल दीवार से होता है। इतनी ऊंची दीवार कि उसे पार करना असंभव था। दीवार के ऊपर बिजली के तार लिपटे हुए थे जो हर भागने की कोशिश को मौत में बदल सकते थे। अब ईथन के सामने बस एक ही रास्ता था, सच पता लगाने का। वो लौटने की सोच ही रहा था कि तभी सायरन बजता है और पीछे से शेरिफ अपनी गाड़ी के साथ आ धमकता है। वो ईथन पर चिल्लाता है, तुम्हें चोरी और अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया जाता है। ईथन लाख समझाने की कोशिश करता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन शेरिफ को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ईथन को हथकड़ी पहनाकर कहता है, अब तुम कुछ दिन हाउस अरेस्ट में रहो। और इस तरह ईथन को जबरदस्ती एक पुराने सड़े हुए मोटल में कैद कर दिया जाता। अब वो वहाँ पर अकेला था, लेकिन उसका इरादा पक्का हो चुका था। वो इस टाउन के हर रहस्य को उजागर करेगा। सबसे पहले उसने पता लगाया कि यहाँ ना तो इंटरनेट काम करता है, ना मोबाइल के सिग्नल्स हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर इस जगह को दुनिया से काट दिया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईथन फिर से उसी पुराने केबिन में पहुंचता है जहाँ पर उसके साथी की लाश मिली थी। वो अब भी वहीं पर सड़ी गली हालत में पड़ी थी, कोई जांच तक नहीं हुई थी। तभी उसकी नजर उसके साथी के पैर पर पड़ती है। वहाँ एक छोटी सी डायरी फंसी हुई थी। अब जैसे वो उसको उठाने की कोशिश करता है, दरवाजा जोर से खुलता है। सामने खड़ा था शेरिफ। उसकी आंखों में गुस्सा और शक दोनों झलक रहे थे। उसने तुरंत ईथन पर गन तान दी और गरजते हुए कहा, तुम्हें जितना कहा गया है बस उतना ही करो, ज्यादा खोजबीन मत करो। फिर उसने ईथन को वापस होटल लौटने को मजबूर कर दिया। लेकिन ईथन अब डरने वाला नहीं था। वो सीधे बार की ओर गया, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ फिर से उसकी मुलाकात बेवरली से हो जाए। और किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया। बेवरली वहीं पर थी। अब जैसे उसने ईथन को देखा, उसने फौरन म्यूजिक की आवाज बढ़ा दी और नाचने का नाटक करने लगी। लेकिन डांस के बीच वो ईथन के कान में धीरे से कहती है, जिस एजेंट की तुम लाश देख चुके हो वो मेरा साथी था। हम दोनों टाउन से भागने की योजना बना रहे थे। ईथन के चेहरे पर हैरानी और उम्मीद दोनों साथ झलकती है। बेवरली आगे बताती है कि उसके साथी ने भागने के लिए एक डिटेल्ड मैप बनाया था, पूरे टाउन का नक्शा, जिसमें सभी गुप्त रास्ते चिन्हित थे। लेकिन जब गांव वालों को उसके प्लान का पता चला तो उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। अब वो नक्शा ही बाहर निकलने की एकमात्र चाबी था। बेवरली ईथन को कुछ पैसे भी देती है। वो कहती है कि कुछ खाकर आराम करना और जल्दबाजी मत करो। पैसे लेकर ईथन पास के कैफे में पहुंचता है और वहां पर
कॉफी ऑर्डर करता है। तभी वहाँ पर काम करने वाली एक और औरत ने बातचीत में बताया कि केट अब पास की एक टॉय शॉप में काम करती। ये सुनकर ईथन का शक और बढ़ गया। वो तुरंत उस दुकान की ओर निकल पड़ा। शॉप में केट पहले की तरह नॉर्मल दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब ईथन ने उसके साथी की मौत के बारे में पूछा तो उसने चुप्पी साध ली। उसकी चुप्पी जैसे बहुत कुछ कह रही थी, पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। निराश होकर ईथन बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर दुकान की दीवार पर टंगे एक फ्रेम पर पड़ती है, जिस पर टाउन के 3 नियम लिखे थे। पहला नियम ये था कि कोई भी टाउन से भागने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा नियम, कोई भी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करेगा। और तीसरा नियम, हर बार आने वाली फोन कॉल का जवाब देना अनिवार्य है। ईथन उस बोर्ड को घूरता रह गया। उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अब उसे एहसास हुआ कि ये कोई शहर नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड एरिया है, एक कैद खाना जहां हर इंसान की हर सांस गिनी जा रही थी और वो खुद भी उस कैद का हिस्सा बन चुका था। ईथन के मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, ये टाउन आखिर है क्या? और अगर सच में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वो किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ निकालेगा। वो सीधा अस्पताल की ओर बढ़ता है। वहाँ अजीब सी खामोशी थी। गलियारे में ना तो डॉक्टर दिख रहे थे, ना ही कोई मरीज। इस सन्नाटे के बीच ईथन धीरे धीरे मॉर्ग की तरफ बढ़ता है, वो जगह जहाँ मरे हुए लोगों की लाशें और उनका सामान रखा जाता है। टेबल के नीचे पड़े पुराने बक्सों को खंगालते हुए उसे आखिरकार वो छोटी सी बुकलेट मिल जाती है, वही डायरी जिसमें उसके मरे हुए साथी ने कुछ राज छिपाए थे। इसीलिए बिना वक्त गवाते हुए ईथन उसे अपने जैकेट में रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर उसका इंतजार कर रही थी बेवरली। दोनों सीधा जंगल की तरफ निकल पड़ते ताकि उस मैप की मदद से भागने की योजना बनाई जा सके। पुराने पेड़ों के बीच पत्तों की सरसराहट में दोनों ने मिलकर एस्केप प्लान तैयार किया। मगर ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस टाउन में हर व्यक्ति के शरीर में एक छोटा सा ट्रैकर लगा था जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। बेवरली ने खुद अपने शरीर से वो ट्रैकर निकालने का तरीका बताया। कुछ दर्द, कुछ खून, मगर आखिरकार ईथन ने भी अपनी चिप निकाल दी। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे आज उसने पहली बार किसी कैद का ताला तोड़ा हो। इसी दौरान बेवरली ने धीरे से बताया कि जो लोग इस टाउन के नियम तोड़ते हैं उन्हें सजा नहीं दी जाती, उन्हें मिटा दिया जाता है। तुम्हारा साथी भी उसी सजा का शिकार हुआ था। ये सुनकर ईथन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमकने लगता है। वो ठान लेता है कि चाहे जान चली क्यों न जाए, वो इस जाल से बाहर निकलेगा और सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। थोड़ी देर के बाद दोनों टाउन में लौट आते हैं ताकि आखिरी तैयारी की जा सके। रास्ते में अचानक उनकी मुलाकात केट और उसके पति हेराल से हो गई। केट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना कल शाम तुम दोनों हमारे घर डिनर पर आओ। ईथन पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर हामी भर दी। बेवरली को ये बात अजीब लगी। शायद उसे केट पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस रात ईथन अपने होटल लौट आया और बुकलेट को फिर से ध्यान से देखने लगा। मैप पर उसे एक अजीब निशान नजर आया। एक पुराने पेड़ के ऊपर कुछ सिंबल बने हुए थे। ईथन को लगा कि ये उसी के साथी का बनाया हुआ सीक्रेट मार्क है, जहाँ पर शायद कोई जरूरी चीज छुपाई गई हो। अगली सुबह उसने अपने ट्रैकिंग डिवाइस को होटल के बिस्तर पर छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन वहीं पर फंसी रहे। फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों के बीच उस निशान वाले पेड़ तक पहुंचकर वो ऊपर चढ़ गया, जहां डालियों के बीच छिपी हुई उसे एक छोटी सी थैली मिली। शायद यही वो चीज थी जिसकी वजह से उसका साथी मारा गया था। लेकिन तभी नीचे से गोलियों की आवाजें गूंज उठी। ईथन चौंक जाता है। पेड़ की ऊंचाई से झांककर जब वो देखता है तो नीचे शेरिफ किसी अदृश्य चीज पर लगातार गोलियां दाग रहा है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे, लेकिन ईथन ने फिलहाल ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से थैली को अपने पास रखा और वापस टाउन की ओर लौट आया। शाम होते होते वो और बेवरली दोनों तैयार होकर केट के घर पहुंचते हैं। माहौल नॉर्मल था। डिनर टेबल पर हंसी मजाक, बातें और झूठी मुस्कुराहटें, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि कुछ न कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। ईथन वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है। अंदर पहुंचते ही वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद उसने बड़ी सावधानी से अपनी ट्रैकिंग चिप वहीं पर रख दी। अब वो सिस्टम की निगाहों से गायब था। उधर हॉल में बेवरली, केट और हेराल से बात कर रही थी, लेकिन तभी उससे गलती हो जाती है। वो अपनी बेटी का जिक्र कर देती है, वही बेटी जिसे वो टाउन आने के बाद कभी नहीं मिल पाई थी। और यही उसने टाउन का सबसे बड़ा रूल तोड़ा था, अपने पास्ट के बारे में बात करना। जैसे ही उसने वो बात कही, माहौल बदल गया। केट और हेराल्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और ईथन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। बेवरली भी ये महसूस करती है और तुरंत कहती है
मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वो वॉशरूम नहीं बल्कि घर के पीछे के रास्ते से भाग निकलती है। बाहर इंतजार कर रहा था ईथन। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे जंगल की ओर भागते हैं। हवा में तनाव था और उनके दिलों में डर और उम्मीदें दोनों। ईथन ने रास्ते में बताया कि उसके साथी की डायरी में कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, शायद वही बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। दोनों दौड़ते रहे लेकिन तभी अचानक टाउन की हर गली में लाइट्स ऑन हो जाती, एक के बाद एक टेलीफोन की घंटियां बजने लगती हैं, जैसे कोई अलार्म सिस्टम चालू हो गया हो। और फिर हर घर का दरवाजा खुलता है, लोग बाहर निकलते हैं, उनके हाथों में हथियार हैं, चेहरों पर गुस्सा और आंखों में वही ठंडापन। अब पूरा टाउन उनके खिलाफ था। जंगल में धुंध के बीच ईथन और बेवरली पूरी ताकत से भाग रहे थे। पीछे से गोलियों की आवाज और सामने अंधकार और बीच में बस उनकी सांसें गूंज रही थी। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों उस दीवार के पार पहुंच पाएंगे और क्या वो जान पाएंगे इस टाउन की असली हकीकत, या फिर ये रहस्य उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसका अगला पार्ट हम जरूर देखेंगे, वो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलें, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।